पैकिंग एफिशिएंसी हम देखने जा रहे हैं इन द बॉडी सेंटर। तभी मैं कहूँ व्हाट इज द प्रॉब्लम। बॉडी सेंटर, सॉरी गलती से बेबी सेंटर लिखा हुआ था वहां पे। बॉडी सेंटर एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, ये कैसे पढ़ेंगे? तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में यू कैन इजीली सी यहाँ पे बीई बीई इज अ बॉडी डायगोनल। ये सबको दिख रहा है क्या? जरा ये बताओ। बीई इज अ बॉडी डायगोनल। यहाँ पे बी कहाँ पे? दिस इज बी एंड दिस इज ई। बीई इज द बॉडी डायगोनल, समझ आता है? ठीक है, बी इज द बॉडी डायगोनल। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में? द लेंथ ऑफ अ बॉडी डायगोनल इज, बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है? बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3 टाइम्स साइड ऑफ ए। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई किसकी? बीई की। अब इसको रेडियस के टर्म्स में कैसे लिखोगे बेटा? ये देखो, ये तो पूरा 2r हो गया, ये वाला रेडियस कंप्लीटली 2r, 2r प्लस r 3r, 3r प्लस r कितना हो गया? 4r। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 4r के इक्वल हो गई। ठीक है, बी इज द बॉडी डायगोनल, इसकी लेंथ है √3 टाइम्स ए और इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस क्या है? 4 टाइम्स r। तो √3a मस्ट बी इक्वल टू 4r। तो एक स्टेप सबसे पहले हम यही करते हैं, व्हाट वी डू, हम a दैट मींस साइड ऑफ अ क्यूब एंड r दैट इज रेडियस ऑफ अ स्फीयर, इनमें रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। एंड में रिलेशन निकालने के बाद अब हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है बेटा? फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है? दिस इज 4/3 पाई r क्यूब। अब जरा ये बताओ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी स्ट्रक्चर में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? जरा बताओ। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या आपको याद है? हाउ मेनी इफेक्टिव नंबर how many effective number of atoms are there in a body centered cubic structure? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर पे और एटम प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे। तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए बेटा इसमें? प्रियांशी अंशिका आप लोग क्लास में हो, जरा बताओ। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं 2, तो 2 इंटू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एरिया ऑफ अ क्यूब? एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है? एरिया ऑफ अ क्यूब इज a क्यूब इंटू 100। तो बस अब a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब a की वैल्यू कैसे रखोगे? अब इस रिलेशन से a की वैल्यू निकालो और उसको यहाँ पुट करो, तो फटाफट आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? दिस विल बी 4/√3 टाइम्स r। ठीक है, अब इसको जरा पुट करो, ये हो गया 8/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब को इंटू 100, तो इधर रखा ही रहेगा एज इट इज। a क्यूब की जगह क्या लिखना है? 4/√3 r टू द पावर 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्या जो बचेगा, उसको ए सेट कर लो। 8/3 तो ये एज इट इज पड़ा होगा, इंटू √3 का क्यूब, √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, तो 3√3 ऊपर आएगा, इंटू पाई r क्यूब इज ऑल्सो देयर डिवाइडेड बाई r क्यूब इंटू 4 का क्यूब दैट इज 64 इंटू 100। तो ये r क्यूब से r क्यूब एलिमिनेट हो गया, 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, ये 4 से 25 टाइम्स गया, ये 4 से 16 टाइम्स गया और ये 8 से 2 टाइम्स गया। तो बचा क्या हमारे पास? वी आर लेफ्ट विद 25√3 पाई डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू कोई निकाल के देखा है? 25√3 पाई बाई 2 कितनी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली, बता सकता है कोई? इसे सॉल्व करो जरा।
और आई होप देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ट्राई करो सॉल्व करने का। 25√3 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 2, अप्रोक्सीमेटली 68% के आसपास आ रहा है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 68%। ये सबको समझ आया? एक बार चेक करते हैं आंसर, आई होप ठीक हो। 68% ही होना चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी। सिक्सटी 80% है ना, एक बार चेक करो जरा। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी से वेरीफाई कर लेते हैं, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। हाँ, फर्स्ट वाले का 74 था, इस वाले का आंसर है, हाँ 68% इज द करेक्ट आंसर, राइट। हमारा आंसर 68% करेक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है, नो वरीज अबाउट दिस। हाँ 68.017। ठीक है, जरा यहाँ पे कोई समस्या है किसी को बताओ। ये पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड की सबको समझ आई? ये पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड की सबको समझ आई? अरे हाँ या ना बोल दो मेरे भाई। पैकिंग एफिशिएंसी समझ आई? हाँ या ना बोल दो भाई। कुछ नहीं किया, जो लास्ट क्लास में किया था ना, बस मैंने वो किया हुआ काम खत्म। ठीक है, अब चलो, बॉडी सेंटर्ड की अगर पैकिंग एफिशिएंसी समझ आ गई है, तो अब हम नेक्स्ट सिंपल क्यूबिक लैटिस की करने जा रहे हैं। सिंपल क्यूबिक लैटिस का मतलब क्या है बेटा? हाँ, सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस की एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं। सिंपल क्यूबिक का मतलब हमारे पास जो यूनिट सेल है, जो हमारे पास यूनिट सेल है, डेट इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो जितने के जितने एटम्स है, दे ऑल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है? दे लाई ऑन द कॉर्नर्स। ठीक है, यहाँ पे जो रेड कलर से जो एच और ए लिखा हुआ है ना, सिंपल क्यूब के बेटा कॉर्नर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एक सेंटर है, एक ये सेंटर है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी? इनको ज्वाइन कर लेने वाली लाइन की डिस्टेंस होगी क्या? 2 टाइम्स आर, है ना। एक इसका रेडियस, एक एच वाला रेडियस, एक ए वाला रेडियस। अब ये किसके इक्वल है? ये क्यूब के साइड लेंथ के इक्वल है। तो 4r इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे ए और आर में सिंपल सा रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? स्फेयर का वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, और सारे कॉर्नर्स को मिला के टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स विल बी 1 डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू 100। अब जरा इसका आंसर फटाफट निकाल के बताइए एक बार। वॉइस ब्लर हो रहा है क्या? सभी के साथ ऐसा है क्या? प्रियांशी, अंशिका, देव, क्या मेरी आवाज में क्लैरिटी नहीं है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एम यूजिंग द ईयरफोन्स। ईयरफोन्स में तो क्लैरिटी होना चाहिए। अंशिका, हाँ सर, मतलब क्या आवाज ठीक है, क्या आवाज ठीक नहीं है? अरुण, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। अच्छा, देव एंड प्रियांशी सिंह ठीक है, अंशिका एंड अरुण सिंह नॉट क्लियर। अच्छा, अब आवाज ठीक आ रही है? ब्लरीनेस हो सकता है कभी कभी इंटरनेट इश्यूज की वजह से होगा, बट अब आई गेस इंटरनेट इशू नहीं है। अब आवाज ठीक है? अभी आवाज ठीक है? जरा थम्स अप दे दो, बिकॉज आई गेस प्रियांशी इज यूजिंग द लैपटॉप। अगर अभी भी आवाज में प्रॉब्लम है, अंशिका ईयरफोन्स यूज कर रहे हो क्या आप? बिकॉज आवाज में इशू नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा चेंजेस है नहीं, फिर भी आवाज में इशू है, तो ब्लरीनेस तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आउटपुट लेवल इज खतरनाक। मैंने बिल्कुल फुल कर रखा है, देख सकते हो आप। इनपुट लेवल देख रहे हो कितना आगे तक फ्लक्चुएट कर रहा है मेरी नॉर्मल वॉइस पे भी। तो इनपुट लेवल भी अप्रोक्सीमेटली 60-70% तक चला जाता है। बाकी पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें पता ही है मैं कितना ऊपर नीचे वॉइस मॉड्यूलेट करता रहता हूँ।
बाकी देखो, अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं है फ्रॉम माय साइड। देखो मैं शांत हो जाऊंगा फॉर अ सेकेंड और इनपुट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो बैकग्राउंड नॉइस इज नॉट ऑल्सो देयर, आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो बैकग्राउंड नॉइस जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो 1 into 4/3 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालो जरा रिलेशन पुट करके, और टेल मी द व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। इसको कंप्लीटली सॉल्व करके बताइए और मुझे ये बताइए व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। आर और ए में ऑलरेडी रिलेशन मैंने लिख दिया है, आपको उसे पुट करना है, और प्लीज लेट मी नो अबाउट द फाइनल आंसर। प्लीज फटाफट सॉल्व करके बताइए मुझे। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, आई होप। फटाफट सॉल्व करके आंसर बताइए। जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ आई होप आपका हो जाना चाहिए। तो दिस इज 4 पाई r³ इंटू 100 डिवाइडेड बाय ए क्यूब मतलब ये हो गया 8r³। तो ये गया 2 टाइम्स, ये आगे कितना 50, r³ से r³ एलिमिनेटेड, तो आंसर आ गया 50 टाइम्स पाई। 50 पाई का आंसर निकाल दो। 50 into 1, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? देखो इतना आंसर तो नहीं आना चाहिए, क्या गड़बड़ किया मैंने? मैंने क्या कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है? नॉट एबल टू रेक्टिफाई एक्चुअली, जरा देखो एक बार। अच्छा, 3 आई हैव मिस, ओके फाइन। 3 मैंने नहीं लिखा, तभी मैं कहूँ। तो आंसर इज 50 पाई बाई 3। हाँ, आंसर इज 50 पाई बाई 3। 50 पाई बाई 3 एग्जैक्टली कितना होता है? 50 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 52% के आसपास आ रहा है, राइट। हाँ, 52.35, ये मैंने निकाल लिया। 52.35% या 52.4 लिख सकते हो, तो ये आंसर आ रहा है। आई होप ये सबका आ रहा होगा। अंशिका का आ गया, प्रियांशी, व्हाट अबाउट अरुण एंड देव? आप लोग जरा आंसर्स बताइए। आसान सा ही है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अरुण का आ गया, देव आपका आया? अरुण गॉड दिस गुड। अरुण, देव देव देव, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अच्छा, देव का भी आ गया, गुड। तो वी आर गुड टू गो, तुमने सारी पैकिंग एफिशिएंसीज निकाल दी। तो एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये सारी पैकिंग एफिशिएंसी याद भी होनी चाहिए, है ना। क्यों, जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला क्या था? फर्स्ट वाला सीसीपी, एचसीपी और एफसीसी, है ना। आपने हमने डेरिवेशन की है सिर्फ एफसीसी का, बाकी डेरिवेशन हमारे पास है नहीं। एचसीपी का डेरिवेशन हमारे पास जाइए एडवांस में आता है, इसलिए मैं उसको फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि एचसीपी एंड सीसीपी के लिए जो चीजें हैं, है ना, उसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है? तो पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%। ठीक है, अब उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड इज 68%, एज वेल एज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक इज 52.35%। तो ये 3 पैकिंग एफिशिएंसीज हमने निकाल ली। आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं कि अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल में अब हमारे पास एक डेंसिटी का फॉर्मूला आता है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने का ये तरीका है, दैट इज पाई। पाई इज डेंसिटी, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम। अब जेड क्या है? जेड इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। जैसे अगर मैं बोलूंगा जेड की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अगर कोई निकालने को बोलेगा मेरे से, तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है, हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, हमारे पास एन सेंटर्ड क्यूबिक है। सबके लिए जेड की वैल्यू हम बता सकते हैं। जेड की वैल्यू का मतलब क्या है? आपको सिर्फ इतना बताना है
कि व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ये देखिए प्रिमिटिव के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होता है 1, बॉडी सेंटर्ड के लिए होता है 2, फेस सेंटर्ड के लिए दिस वैल्यू विल बी 4, एंड सेंटर्ड के लिए दिस वैल्यू विल बी 2। तो जेड की ये वैल्यूज है। कैपिटल एम क्या है, व्हाट इज कैपिटल एम? कैपिटल एम इज द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, जिसका भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका मास रखना है यहाँ पे। एन नॉट इज एवोगाड्रो नंबर एज यू ऑल नो। ए क्या है? ए इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। जितना अभी तक हमने नोटेशन लिया था, इन ऑल द नोटेशंस आई हैव यूज्ड द ए एज द साइड ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल मैक्सिमम केसेस में हमारे पास क्या है? यूनिट सेल मैक्सिमम केसेस में हमारे पास क्या है? मैक्सिमम केसेस में अभी तक हम एज्यूम करेंगे हमारा यूनिट सेल है क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ऑब्वियसली अगर ए क्यूब है इसलिए ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मैंने काउंट किया हुआ है, और यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है, यूनिट सेल जो हमने एज्यूम किया हुआ है वो हमारे लिए क्यूब ही है फिलहाल फॉर द टाइम। बाकी चीजें क्यूब के अलावा और कोई यूनिट सेल का डेंसिटी हमारे करिकुलम या सिलेबस में नहीं। ठीक है, इस फॉर्मूला है पाई सॉरी डेंसिटी is equal to Z into M divided by A cube into N. Z is the effective number of atoms, M is the molar mass, A cube is the volume, A क्या है? Side of unit cell A। ये छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, ये आपको लर्न रखना है, याद रखना है। डेरिवेशन की जरूरत है नहीं फिलहाल एज सच, और डेरिवेशन की जरूरत है नहीं। आप इसका डेरिवेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी एक बार खोल के देख सकते हैं। अगर उसमें कोई डाउट है तो हमको नेक्स्ट क्लास में बता सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क है, आप ये ट्राई करिए घर पे जरा इसका डेरिवेशन में कोई समस्या हो तो लेके आइए मेरे पास। बस बहुत ज्यादा कुछ खास है, इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, इतना को आपको खुद से घर पे करना ही पड़ेगा। वी आर एम्फेसिस ऑन द न्यूमेरिकल्स, और जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मैं डेरिवेशन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस इसलिए नहीं दे रहा हूँ, फॉर दिस ओनली। अदरवाइज मैं यूजुअली बता देता हूँ सारी चीज। ठीक है, अब हम रेडियस रेशियोज की बात करेंगे बेटा। रेडियस रेशियोज का मतलब है, अब आयनिक सॉलिड्स में बेटा हमारे पास दो चीजें हैं, हमें दो चीजें प्लेस करनी है ना। हमें दो चीजें प्लेस करनी है, एक तो हमें एनायन प्लेस करना है और दूसरा हमें क्या प्लेस करना है? कैटायन। अब ये बताओ, यूजुअली अगर दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो जो एनायन का साइज होता है वो यूजुअली हायर होता है या लार्जर होता है? हाई की जगह लार्जर इज द मोर अप्रोप्रिएट, है ना। और जो कैटायन का साइज होता है दैट इज यूजुअली स्मॉलर, है ना। इसीलिए आयनिक सॉलिड केस में जो एनायन है वो हमेशा कहाँ पे प्लेस किया जाता है? लैटिस पॉइंट्स पे प्लेस किया जाता है। एनायन का साइज क्योंकि क्या होता है? यूजुअली लार्जर होता है। अरे पता है ना, किसी पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये जरूर पढ़ा होगा क्या कि अगर मुझे एम पॉजिटिव एंड एम नेगेटिव इनके साइज का ऑर्डर लिखना है तो साइज का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? एम नेगेटिव के लिए, फॉलोड बाय एम, और सबसे छोटा साइज होता है एम पॉजिटिव का। ये चीजें जो मैंने अभी बॉक्स में लिखी हैं ये आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अच्छे से पढ़ी। अरे याद है सबको कि एनायन का साइज बड़ा होता है? ये केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने पढ़ा होगा, याद है सबको ऐसा क्यों होता है? क्या कोई मुझे रीजन बताएगा व्हाई एनायन का साइज इज बिगर देन कंपेयर टू दैट ऑफ अदर थिंग्स? देव वरुण को याद आया, अंशिका प्रियांशी आपको याद आया? पोलराइजेशन में, हाँ उधर भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो एनायन हमें प्लेस करना है, वी विल ट्राई टू प्लेस द एनायन इन द लैटिस पॉइंट्स। अब लैटिस पॉइंट्स का मतलब क्या है बेटा? एनायन का साइज बड़ा तो उसमें लैटिस पॉइंट्स में प्लेस करेंगे। लैटिस पॉइंट्स का मतलब है जब हम यूनिट सेल बनाते हैं ना, तो यूनिट सेल बनाते समय हमने किन किन चीजों का ध्यान रखा? हम या तो एटम्स को प्लेस कर सकते हैं कॉर्नर पे, या फिर फेस सेंटर पे, या फिर बॉडी सेंटर पे। तो हमारे लिए सारी चीजें क्या हो गई? इनको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्योंकि बेटा हमारे पास क्रिस्टल में दो चीजें हैं, एक तो लैटिस पॉइंट्स हैं, मतलब कॉर्नर है, फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर, दूसरा क्या है? वॉइड्स। तो वॉइड्स की भी कई कैटेगरीज होती हैं, लेकिन फिलहाल हमने वॉइड्स के नाम पे सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं अभी तक। कौन कौन सी दो चीजें पढ़ी है बेटा? कौन कौन से वॉइड्स? अच्छा, कितने वॉइड्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं, किसी को पता है? कितने टाइप के वॉइड्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं, किसी को याद है? कुछ आता पता है? कौन कौन से वॉइड्स पढ़ चुके हैं? हम दो वॉइड्स पढ़ चुके हैं बेटा। कौन कौन से वॉइड्स पढ़े हमने? हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स पढ़ा है,
हमने टेट्राहेड्रल पढ़ा है एज वेल एज क्या पढ़ा है, हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ा है, राइट। बस वही है बेटा, हमने टेट्राहेड्रल पढ़ा है एंड ऑक्टाहेड्रल पढ़ा है ना। तो देखो बेटा अभी तक जो एटॉमिक सॉलिड्स थे, है ना, जहाँ पे सिर्फ एक ही एटम यूज हो रहा है, जैसे सोडियम का क्रिस्टल हो गया, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है, कोई पंगा ही नहीं है, सिर्फ सोडियम ही सोडियम लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमंड है, सिर्फ कार्बन है, कार्बन ही कार्बन लगाना है। लेकिन जब हम आयनिक सॉलिड की बात करेंगे, जैसे NaCl हो गया, अब NaCl में क्या है, Cl का साइज ऑब्वियसली ज्यादा है, एक तो वो एनायन है, बाकी Cl का जो ग्रुप है वो 13 है और उसका साइज भी ज्यादा बिकॉज ऑफ 1 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। इसीलिए हमें आयनिक सॉलिड के केस में थोड़ा सा रेडियस रेशियोज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब अभी तक हमने ये पढ़ा समझा कि लैटिस पॉइंट्स को हमें प्लेस करना है कहाँ पे, एनायंस की जगह पे, एनायंस करेंगे प्लेस हम लैटिस पॉइंट्स पे, और कैटायंस को प्लेस करेंगे हम वाइट्स पे। अभी तक हम लैटिस पॉइंट्स के बारे में खूब अच्छे से जानकारी ले चुके हैं कि कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितना है, फेस सेंटर क्या होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, बॉडी सेंटर क्या होता है कंट्रीब्यूशन कितना है। तो अभी तक हम लैटिस पॉइंट्स के बारे में सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। ऑलरेडी लैटिस पॉइंट्स के बारे में हमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। अब हम थोड़ा वॉइड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस किस रेडियस रेशियोज पे या किस किस कैटायन एनायन के रेशियो से कितना वाइड क्रिएट हो सकता है और उस वाइड का रेशियो कितना है। तो अभी तक हमने वाइड्स पढ़े दो, कौन कौन से, या तो हमने टेट्राहेड्रल पढ़ा है या फिर ऑक्टाहेड्रल पढ़ा है। टेट्राहेड्रल का नंबर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ n होता है अगर सबको याद हो, और ऑक्टाहेड्रल का नंबर कितना होता है n, जहाँ पे n है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक बार बता दिया। अरे बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और थोड़ा अपनी वॉल्यूम फुल रखना, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है ना, ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी है, गुड। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी आयनिक सॉलिड की अगर बात है तो हम लैटिस पॉइंट से प्लेस करेंगे एनायंस को, एंड व्हाइट से प्लेस करेंगे किसको, कैटायंस को प्लेस करेंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो का मतलब क्या, देखो यहाँ पे टाइप ऑफ वॉइड, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो मतलब कैटायन एनायन का कोई एक रेशियो होना चाहिए ना, सो दैट हमें ये पता लगे उसके अंदर कौन सा बॉल किस तरीके से फिट हो सकता है। तो ये जो टेबल है उनका रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेशन, मतलब हम ये पढ़ेंगे, हाँ, मतलब रेडियस रेशियोज में हम ये पढ़ेंगे कि भाई किस किस रेडियस का रेशियो होना चाहिए, सो दैट हम उसमें कौन सा वर्ड फिट कर सकें। क्यों, क्योंकि बेटा रेशियो पे तो चीजें डिपेंड करेंगी। जैसे दो बॉल्स हैं, ये तीन बॉल्स हैं, तीन बॉल्स के बीच कुछ ना कुछ गैप दिखाई दे रहा है ना, ऑब्वियसली। जब हम रेडियस बढ़ाएंगे तो इसके बीच का जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये वाला गैप भी तो बढ़ेगा या कम होगा, है ना। तो रेडियस रेशियो के हिसाब से, एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, एक सेकंड रुकना बेटा, है ना, मैं थोड़ा पानी पी लूं, कुछ खांसी सी हो गई है, एक सेकंड, वेट फॉर 10 सेकंड्स ओनली प्लीज। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कुछ बेटा बोलते बोलते लगा था शायद, क्या बोलते हैं, सांस से अटक जाना। कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है यहाँ पे नीट वाला, मुझे एक्सप्लेन करना है बेटा अबाउट आफ्टर द क्लास कि होता क्यों है। बोलते 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 एकदम से खांसी सी आ जाती है, एकदम फ्लो में पता भी नहीं लगता, इसलिए आई हैव टू ड्रिंक सम वाटर।
प्रियांशी, प्रियांशी बायोलॉजी की स्टूडेंट है, बाकी सब जेई वाले। चलो गुड। कोई नीट वाला नहीं है, कोई भी नीट वाला नहीं है, अरे वाह क्या बात है, सब इंजीनियर बनेंगे। मैं कर रहा हूँ। तो रेडियस रेशियोस मतलब उनको रेडियस रेशियो कैसा होगा? अरे हाँ माता प्रियांशी, गलती हो गई, माफी कर दो। हाँ सब मैथ्स वाले हैं, आई गेट टू नो दिस, थैंक यू ऑल। तुम लोग तो इमोशनल हो जाते हो, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हो, नहीं कैसे बोल दिया तुमने, हम नीट वाले नहीं है, हम जेई वाले हैं। अरे दोनों जरूरी है सोसाइटी के लिए, इंजीनियर भी जरूरी है, डॉक्टर भी जरूरी है। दुखी और परेशान मत हुआ करो भाई लोग सब, और माता लोग। अभी अभी नवरात्र खत्म हुए, कितने दिन हो गए, एक महीना। तुम लोग काली का रूप धारण कर लेते हो सब माता लोग। रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो मतलब का tan एन एन का क्या रेशियो होने से कौन सा वॉइड क्रिएट होगा, है ना। अब वॉइड का मतलब क्या होता है देखो। अरे तुमको माता बोल दिया यार, माँ कालिका माँ दुर्गा बोल दिया, तुम फिर भी दुखी हो। देखो जरा इधर बदमाशी बंद करो, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 3, दिस इज केस नंबर 4, दिस इज केस नंबर 5, है ना। इसमें से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। क्या कोई मुझे टेट्राहेड्रल, अच्छा एक सेकंड, इसके पहले एक डाउट है मेरा प्रीवियस क्लास का। हाँ जरा इस पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर पे थोड़ा हम काम करते हैं, वी वर्क ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर समहाउ। इस पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कल नहीं पढ़ा था ना, जरा इस पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा कोई मुझे? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन? इसका पैकिंग नंबर बताओ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ जरा, इस टाइप के पैकिंग का सबको बताना है, गलत सही है मुझे नहीं पता। प्रियांशिका एक आंसर आया, अंशिका एक आंसर आया, सबका आंसर मुझे एक एक चाहिए, रैंडम मत लिखना, थोड़ा दिमाग से लिखो। अंशिका, प्रियांशी, अरुण का आंसर आया, आई गेस देव अब आंसर देगा, सबका सेम आ रहा है। हो सकता है सबका सही हो या हो सकता है सबका ही गलत हो। देव आंसर बताओ फटाफट। देव आंसर बताइए प्लीज। सब 6 बता रहे हो, सबका एक साथ गलत है बेटा, मुबारक हो। मुबारक हो, आप सभी ने एक साथ आंसर गलत बताया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। मुबारक हो, आपको मिलेंगी बहुत सारी दुआएं। देखो जरा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होगा, इस एटम पे फोकस करो। 3 डायमेंशन में सोचना बेटा, तुम ऊपर नीचे वाला सोचते नहीं हो। एक सेकंड किधर गया, हाँ ये जो ब्लैक वाला है, यहाँ पे इसको 6 एटम टच कर रहे हैं, है ना। अब इस जिसको मैंने रेड कलर से ब्लैक कलर से हाईलाइट किया, इसके ऊपर भी तो 3 एटम है जो इसको टच कर रहे होंगे। सिमिलरली इसको नीचे भी तो 3 एटम टच कर रहे हैं। अरे बोलो, यहाँ पे जो हेक्सागन है उस पे 6 आइटम टच कर रहे हैं, बट उसके ऊपर भी तो ट्रायंगल रखा हुआ है। ये ट्रायंगल के तीनों एटम्स इसको टच करेंगे रेड वाले को। सिमिलरली ये जो रखा हुआ है नीचे 3 एंगल ट्रायंगल, ये भी इसको टच करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस टाइप के लिए कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इस स्पाइकिंग के लिए होगा 12, है ना। इसके लिए कोऑर्डिनेशन में होगा 10। अब इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर समझ जाएगा, जरा इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। इस पैकिंग के लिए CCP covering octahedral wide, what is the coordination number for this type of packing? Please let me know, फटाफट बताइए। अरुण ठीक है आंसर, गुड। अरुण ने सही बताया, बाकी लोग बताएं जरा। ये बाकी लोग क्या कमेंट्स देख रहे हो क्या? उसने मुझे प्राइवेट मैसेज किया है, कमेंट्स में नहीं दिखेगा। इंस्टाग्राम थोड़ी है, इंस्टाग्राम चलाते रहते हो जैसे तुम। फटाफट आंसर्स बताओ।
देव करेक्ट, देव का भी सही है। अंशिका थोड़ा गड़बड़ किया है आपने, अंशिका प्रियांशी दोनों ने गड़बड़ कर दिया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 है बेटा। कैसे? इस वाले आइटम को टच करो, दैट इज माय कर्सर। इस वाले आइटम को देखो बेटा, इस वाले आइटम को यहाँ पे 6 आइटम टच कर रहे, इसके ऊपर भी 3 आइटम है, अब इसके नीचे भी तो 3 आइटम होंगे टच करने वाले, बिकॉज ये पैकिंग यही थोड़ी है। ये 6 है, इसके ऊपर 3 का ट्रायंगल, इसके नीचे भी तो 3 का ट्रायंगल होगा, ए बी सी, इसके नीचे भी तो क्या होगा, ए बी सी। तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे इसको देख लो, इसको पकड़ो, इसमें इस आइटम को 6 टच कर रहे हैं, इसके नीचे वाले को भी, इस आइटम को नीचे से देखोगे एक ट्रायंगल 3 को टच कर रहा, इसके ऊपर भी एक ट्रायंगल होगा, तो कितने टच हो गए, 3। तो 6 3 9 3 12। तो इस वाले आइटम को देखोगे तो इसका इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा। इसको देखो ना, इस वाले आइटम को देखो, ये ऊपर 3 को टच कर रहा है, इनफैक्ट इसको नहीं देखो तुम, तो इस वाले आइटम को देखो, ये जो अंदर की तरफ पड़ा हुआ है, हेक्सागन के अंदर पड़ा हुआ है, इसको 6 इधर टच कर रहे, 3 इधर टच कर रहे, 3 नीचे टच करेंगे, तो खत्म बात। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी कितना आएगा, 12। बोलो बात समझ आई यहाँ पे, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। ठीक है, गुड। ऐसे हैंड रेस कर दिया करो, कमेंट्स करते हो तो कमेंट्स देखने पड़ते हैं बार बार, हैंड रेस करने इज मोर एफिशिएंट। ठीक है प्रियांशी, अरुण, अंशिका, मेरे को लगा बीच में नील सर ने भी हैंड रेस कर दिया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का अच्छा प्रैक्टिस और आइडिया हमने कर लिया है। ठीक है, तब हम रेडियस रेशियोज की बात करने जा रहे हैं। लीनियर वाइड, लीनियर वाइड का मतलब क्या है, देखो लीनियर वाइड का मतलब ये है, लीनियर वाइड 3 एनायंस पड़े हुए बेटा, एनायंस का साइज ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना, ये सारे लैटिस पॉइंट पे पड़े, और इसके अंदर देखो एकदम छोटा सा इतू सा एनायन पड़ा हुआ है, बहुत छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे रेडियस रेशियो देखो, यहाँ पे रेशियो किसका लिया है, आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव इज द रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव। तो आर पॉजिटिव आर नेगेटिव का रेशियो लिखा हुआ है, ऑब्वियसली इसका जो वैल्यू है वो देखो लेस देन 1 आ रहा है। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है, देखो यहाँ पे, ये देखो जितने भी केसेस हैं कहीं पे एक के साथ इक्वालिटी नहीं है, तो सभी केसेस में देखोगे तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आर पॉजिटिव और जो आर नेगेटिव का रेशियो है वो हमेशा 1 से छोटा है। तब जेई के स्टूडेंट हो तो इनइक्वालिटीज ऑब्वियसली तुमने पढ़ा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आर पॉजिटिव आर नेगेटिव में ये रिलेशन होगा। बेसिक इनइक्वालिटी एकदम जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाई जाती है वो इनइक्वालिटी है ना, कि जो एनायन का रेडियस है वो कैटायन के रेडियस से हमेशा ज्यादा होगा। अब इनका रेडियस रेशियो क्या होगा, उस हिसाब से वी गोना डिसाइड द वाइड। जैसे जो फर्स्ट वाला है, मतलब अगर ये रेडियस रेशियो 0.155 से कम है तो वहां पे जो वाइड क्रिएट होगा, दैट टाइप ऑफ वाइड कैन बी सेड एज लीनियर वाइड। और उसकी फोटो ये बनी हुई, उसकी फोटो ये बनी हुई, इसको कहाँ पटको यार मैं अपनी फोटो को, राइट ये लीनियर वाइड बना हुआ, दिस इज द लीनियर। है ना, लीनियर वाइट दिख रहा है, लीनियर वाइट मतलब 3 एनायन और बीच में छोटा सा गंदा सा कैटायन जो इनको टच नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, इस रेशियो रेडियस रेशियो में जो कैटायन है वो एनायन को टच नहीं कर रहा। अच्छा, इस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस सिस्टम? बेटा अनम्यूट कर लो आप, आयुष प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जरा इस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, जो दिख रहा है ना तुमको, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? बीच वाला कैटायन एनायन को टच नहीं कर रहा, ध्यान रखना, बीच वाला कैटायन वो एनायन को टच नहीं कर रहा, ना 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 ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ना। इस वाले एनायन को चेक करो, ये किस किस को टच कर रहा है, इसको और इसको, बात खत्म। तो इसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली 2 आ गया, है ना। तो वही लिखा हुआ है देखो इधर,
इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन बनाने वाला है दैट इज 2, है ना। 2 आ गया। अब देखो अगला हम देखने जा रहे हैं रेडियस रेशियो। अगला रेडियस रेशियो देखो। अब जब रेडियस रेशियो 0.115 या उससे ज्यादा, देखो ऊपर इक्वालिटी नहीं है, जरा ध्यान रखना, ये जो रेडियस रेशियो 0.155 से कम ही है। अगर इक्वालिटी आ गई तो इक्वालिटी के केस में वो ट्रायंगुलर वाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी नॉन इक्वालिटी का भी ध्यान रखना कि अगर वो 0.155 से कम है तो लीनियर वाइड है, अगर वो 0.155 भी इंक्लूड कर दोगे तो उसे ट्रायंगुलर वाइड में डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है और वाइड का नाम है ट्रायंगुलर वाइड। यहाँ पे देखो ट्रायंगुलर वाइड ये बनाया हुआ बेटा, ये फोटो मैंने लगाई हुई है इसके, देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर वाइड क्या है, मतलब यहाँ पे जो कैटायन है ना, अभी एनायन को टच कर रहा है ना। मैंने क्या बोला, ये लास्ट केस में कैटायन एनायन को टच नहीं कर रहा था, यहाँ पे कैटायन एनायन को टच कर रहा है, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3, बिकॉज कैटायन कितने एनायन को टच कर रहा है एक बार में, वो 3 एनायन को टच कर रहा है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3, है ना। बात सिंपल सी खत्म हो गई बात। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट रेडियस रेशियो है टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड का रेशियो 0.225 से लेके 0.144 के बीच है, 414 के बीच। 0.225 अगर हुआ तो टेट्राहेड्रल वाइड में चला जाएगा। और टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जरा ये देखो, टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वाइड तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये 3 एटम्स रखे हुए हैं, इसके ऊपर चौथा एटम ऐसा पड़ा हुआ है, जो ब्लू कलर है दैट इज द फर्स्ट लेयर, इसके ऊपर एक एटम रखा गया है, और इन चारों बॉल्स के बीच जो स्पेस क्रिएटेड है उसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड या टेट्राहेड्रल होल। ठीक है, अब अगर इन चारों बॉल्स के बीच में जो स्पेस है, अगर यहाँ पे मैंने कोई बॉल पुट किया है ना, तो वो बॉल कितने बॉल्स को टच कर रहा होगा साइमल्टेनियसली, ऑब्वियसली वो चारों के चारों एनायन को टच करेगा, इसीलिए टेट्राहेड्रल होल्स है। टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम पढ़ते हैं दैट इज द 4। उसके लिए रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए, 0.225 से 0.414। और हमेशा ध्यान रखना जो लोअर वैल्यू होती है दैट इज द बेस्ट मैच। बताता बेटा, फिर से बताता। हाँ मैंने क्या बोला, जो लोअर वैल्यू होती है वो बेस्ट मैच, मतलब अगर कोई ट्रायंगुलर वाइड का क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द बेस्ट रेडियस रेशियो फॉर ट्रायंगुलर वाइड, तो यू हैव टू गो फॉर 0.155। और उसके बाद पूछा व्हाट इज द बेस्ट रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल वाइड, तो बेस्ट रेडियस रेशियो इज 0.225। बिकॉज जो बेस्ट रेशियो है ना, बेस्ट रेशियो का मतलब है वो एफिशिएंटली एनायंस को टच कर रहा है। जरा देखो इस वाले केस में जब दोनों के रेडियस रेशियो 0.115 था, तो ये पैकिंग काफी इफेक्टिव है, यहाँ पे कैटायन एनायन को टच कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो चीज 0.155 से बड़ी हो जाएगी तो यहाँ वाला केस बदल जाएगा। देखो यहाँ पे एनायन का साइज थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अब यहाँ पे कैटायन ने एनायन को तो टच कर रहा है, लेकिन एनायंस एक दूसरे को इतना इफेक्टिवली टच नहीं कर पा रहे, तो ये वाला पैकिंग इससे कम एफिशिएंट, दिस पैकिंग इज मोर एफिशिएंट जिसपे हमने टिक किया हुआ कंपेयर टू दिस वन। इसीलिए जो मैंने बोला है क्या, कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज द बेस्ट मैच। अगर कोई टेट्रा ट्रायंगुलर वाइड का सवाल आएगा तो आपको रेडियस रेशियो लेना है 0.155, कोई टेट्राहेड्रल वाइड का सवाल आया तो आपको रेडियस रेशियो लेना है 0.225। सिमिलरली अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड है तो बेस्ट रेशियो विल बी 0.414। सिमिलरली क्यूबिकल वाइड के लिए बेस्ट इज 0.732। तो जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज द बेस्ट, क्योंकि वहां पे सारी चीजें इफेक्टिवली एक दूसरे को जस्ट टच कर रही होती है। हाँ प्रियांशी मैं बता रहा हूँ, आपकी बात मैंने सुन ली। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वाइड में डाउट था, टेट्राहेड्रल वाइड का मतलब क्या है, 3 एटम्स उसके ऊपर चौथा एटम पड़ा हुआ है। अभी जो बीच वाला स्पेस है ना, जहाँ पे तुम बॉल पुट करोगे, जिसको मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है, अब यहाँ पे जो वाइड क्रिएट हुआ है, यहाँ पे तुम अगर कोई बॉल रखोगे, छोटा सा अगर तुम बॉल रखोगे तो दिखेगा क्या, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों होगा, बिकॉज बेटा यहाँ पे 4 बॉल्स हैं, 4 बॉल्स एक दूसरे को एकदम टच कर रहे हैं, उसके बीच का जो स्पेस है वहां पे तुम कोई सर्कुलर बॉल रखोगे तो डेफिनेटली वो चारों बॉल्स को ही टच करेगा ना। इसीलिए टेट्राहेड्रल वाइड के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब जरा ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ सभी लोग जरा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ऑक्टाहेड्रल वाइड, जरा बता सकता है कोई। ये टेट्राहेड्रल के सिमिलर ही है, बस यहाँ पे 3 फर्स्ट लेयर के बॉल्स है
3 सेकंड लेयर के बॉल्स हैं। अब इन 6 बॉल्स के जो बीच का स्पेस है दैट विल बी द कंसीडर्ड एज द टेट्राहेड्रल होल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? हाँ अरुण ठीक है आंसर, अंशिका ठीक है आंसर। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? देखो तुम खुद ही आंसर बता रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल होल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब जो क्यूबिकल वॉइड क्या होता है बेटा, है ना, क्यूबिकल वॉइड क्या है? क्यूबिकल वॉइड के लिए फोटो बना हुआ। क्यूबिकल वॉइड का मतलब क्या है? यहाँ पे जो बॉडी सेंटर एटम है ना, मतलब सारे एटम्स को तुम क्यूब के फॉर्म में बनाओ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इन सारे एटम्स को, अब ये एटम्स मैंने इस तरीके से बना रखे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो असली में स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर इस तरह का होता है बेटा। हाँ प्रियांशु, यू आल्सो गॉट द आंसर्स इज करेक्ट। हेक्सागोनल वाइड, हेक्सागोनल वाइड, हेक्सागोनल वाइड अभी फिलहाल तो नहीं पढ़ना है हमें। हेक्सागोनल पैकिंग होती है HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, उसका डेरिवेशन एकदम डिफरेंट है, लेकिन हेक्सागोनल वाइड तो नहीं है हमारे पास सिलेबस में। हेक्सागोनल वाइड नहीं है बेटा, जो भी वाइड्स थे दैट इज अ स्टैंडर्ड करिकुलम ऑफ जेई। जो मैंने ये शीट शेयर की हुई है ना, कहाँ गई? हाँ दिस वन, लीनियर ट्राइकोनल टेट्रागोनल ऑक्टाहेड्रल क्यूबिकल, दिस इज द स्टैंडर्ड करिकुलम ऑफ जेई। जेई का सिलेबस देख के ही मैं सारी चीजें पढ़ा हूँ। हेक्सागोनल इज नॉट इन द सिलेबस, हेक्सागोनल वाइड इज नॉट इन द करिकुलम ऑफ जेई, तो डोंट वरी, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ क्यूबिकल वाइड, क्यूबिकल वाइड का आंसर कितना है? क्यूबिकल वाइड का आंसर है 8, या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। क्यों? ये बॉडी सेंटर है। अभी जो बॉडी सेंटर पे एटम प्रेजेंट है, ये कितने एटम्स को टच कर रहा होगा बेटा? बॉडी सेंटर का एटम जितने कॉर्नर के एटम सबको टच कर रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए इस एटम का मैंने जो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है दैट इज द 8 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बेटा मैंने आपको बताया था ना, स्टडी के लिए हम इन एटम्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दूर दूर दूर, लेकिन रियलिटी में ये एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं लाइक दिस। ये देखो, ये दोनों कॉर्नर के एटम्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये दोनों भी कॉर्नर के एटम्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये एटम जिस पे क्रॉस लगाया है, ये दोनों वाले भी एटम दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जितने भी एजेस पे एटम है दे आर टचिंग एक विद ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब इनके बीच में एक मैंने रखा हुआ, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं क्यूबिकल वाइड। एक क्यूब बनाया, एटम 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 करके उनके एजेस पे मैंने रख दिया एटम्स जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और उसके बीचों बीच मैंने एक स्फीयर रख दिया। तो उस स्फीयर के लिए रेडियस रेशियो कितना होगा? 0.732 होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8। तो आपको ये नंबर याद रखने हैं, 0.155 से 2.225, 0.414, 0.732, बस ऐसे आपको याद रखना है। तो ये टेबल भी आपको लर्न रखनी पड़ेगी, रेडियस रेशियो, ये डराइव नहीं करनी है। अब न्यूमेरिकल के साथ ये ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। आई होप ये सारी चीजें अब आपको क्लियर होंगी। अगर चीजें क्लियर हैं तो ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, जो आपके क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, आपके शीट पे लिखा हुआ है, जरा इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। हमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं ना, तो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो 3 4 क्वेश्चंस करते हैं, डोंट वरी। अब हम सारे क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा 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 थोड़ा। जरा क्वेश्चन पढ़ो, आसान है, करके बताओ जल्दी से बताओ। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूँ, घड़ी शुरू हो गई है। आंसर बताइए जरा, मैं 1 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा, टेक योर टाइम, आई डोंट डिस्टर्ब यू।
हाँ, आई गेस वी हैव फ्यू आंसर्स। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए। चलो बाकी लोग करो, जरा बताओ। अरे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया है? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई। ये देखो, इसके आंसर से प्राइवेट मैसेज करते हैं, बड़े शाणे हो तुम हैं। आयुष थर्ड। पता नहीं बेटा, मुझे देखना पड़ेगा, आई डोंट नो द आंसर। मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा इसे। अब मैं प्रियांशी के आंसर का वेट कर रहा हूँ, प्रियांशी एंड देव का, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, बिकॉज लेट हो जाएगा अगर फटाफट सॉल्व नहीं करेंगे। थर्ड वाला बेटा आई हैव टू सॉल्व, अभी मुझे पता नहीं है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, जस्ट लुक एट द स्क्रीन, स्क्रीन की तरफ सब देखें। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब क्या है? ये एफसीसी अरेंजमेंट है। एफसीसी अरेंजमेंट में चीजें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? चीजें कॉर्नर में प्रेजेंट होती हैं, एज वेल एज ऑन द फेस सेंटर्स। चलो, ऑफ ए बी, एफसीसी में जो लेटिस पॉइंट्स हैं, मतलब कॉर्नर और जो फेस सेंटर्स हैं, उन लेटिस पॉइंट्स पे कौन कौन प्रेजेंट है? देखो लिखा हुआ है क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी एटम, तो लेटिस पॉइंट मतलब कॉर्नर फेस सेंटर पे, मतलब ये लेटिस पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे ए और बी प्रेजेंट, हुज जिसमें ए एटम्स आर एट कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। ए सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो ए का नंबर निकालने के लिए 8 कॉर्नर्स होते हैं, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी एटम्स आर एस फेस सेंटर्स, तो बी फेस सेंटर प्रेजेंट है, कितने फेस सेंटर्स होते हैं? 6, हर फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो बी का नंबर हो गया 3। बट उसमें एक और कंडीशन लिखी है, वन ऑफ द एटम्स ऑफ वन ऑफ द ए एटम इज मिसिंग फ्रॉम द वन कॉर्नर इन द यूनिट सेल। अब यहाँ पे जो नंबर 8 लिखा था बेटा, यहाँ 8 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक एटम मिसिंग है एक कॉर्नर से, तो पहले जो 8 कॉर्नर्स होते थे वो कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे? 7। तो ए का जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना आ जाएगा? 7/8। अब यहाँ पे ए और बी का रेशियो चाहिए ना नंबर के लिए, तो ए इज 7/8 एंड बी इज 3। अब जरा 8 का मल्टीप्लाई करो, 7:24 विल बी द आंसर। तो ए इज टू बी है 7:24, तो द आवर फाइनल फॉर्मूला विल बी A7 B24 विल बी द आंसर। बेटा आपने सीधे एटम मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? एटम का कंट्रीब्यूशन भी तो देखना है ना एक यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे वही तो इसका फॉर्मूला यूनिट सेल होगा या फॉर्मूला होगा। A7 B3 आपने सीधे जितने कॉर्नर्स उतने लिख दिए। अच्छा ये बताओ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हम नंबर ऑफ एटम्स थोड़ी काउंट करते हैं, हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। हमने कभी नहीं लिखा कि बॉडी सेंटर्ड एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम इस कॉर्नर में 8 और फेस सेंटर में 6, हमने 14 कभी नहीं बोला। हमने उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकाले कितने हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब यहाँ पे आयुष का आंसर करेक्ट था। आई गेस आयुष ने ऑप्शन 3 बताया था। हाँ आयुष, यू गॉट द आंसर इज करेक्ट, गुड। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन समझ आया सबको? जरा बताओ, क्या ये सवाल सबको समझ आया है? इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, मैंने आपको एनसीईआरटी का इंटेक्स सॉल्व करने को कहा है ना। तो जरा ध्यान रखना, इस टाइप के सवाल बहुत टाइप के सवाल हो सकते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड, दुनिया भर का फलाना ढिमका 20 टाइप के सवाल हो सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्व कर दूं कहा है आपको? आप एनसीईआरटी, गुड आयुष गुड। चलो सबको समझ आएगा, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फिर। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करोगे कि मैं बताऊं? जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन देख के कहीं जान ना चले ये तुम्हारी। देखो एक बार, मैं बताऊं अदरवाइज? एक बार क्वेश्चन पढ़ो, अटेम्प्ट करोगे तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अदरवाइज मैं बता दूं। एक बार क्वेश्चन पढ़ो।
हाँ तुम तो काम कहाँ करना चाहते हो, बहुत मारूंगा सबको। जल्दी बताओ, करोगे आप कि मैं बताऊं? क्वेश्चन देख के तो आपने हिम्मत ही हार गए होंगे। देखो बेटा, बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बाकी जनता क्या चाहती है? कुछ लोग बोल रहे हैं दे आर सॉल्विंग, ठीक है, जो लोग सॉल्व कर रहे हो सॉल्व करते रहे, बाकी मैं इधर बताता रहता हूँ, जिनको लगता है दे कैन सॉल्व सॉल्व करें, हम इधर डिस्कस करेंगे, तुम बड़ी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बीसीसी। बीसीसी में चीजें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? बीसीसी में कॉर्नर प्रेजेंट होती हैं एज वेल एज बॉडी सेंटर में चीजें प्रेजेंट होती हैं। और इसके लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है वन कॉर्नर वाला, वन ये वाला, तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है टू। यहाँ पे एज लेंथ की वैल्यू गिवन है बेटा, 288 पिकोमीटर, मतलब ए की वैल्यू गिवन है कितना? 288 पिकोमीटर। और डेंसिटी ऑफ अ एलिमेंट गिवन है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी डी लिख लो या रो लिख लो, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने पूछा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट। उसने पूछा है क्या, नंबर ऑफ एटम्स इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, अब जरा सोचो कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाओ बेटा। ऐसा तो है नहीं कि आप कर नहीं सकते, सारी चीजें ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें फॉर्मूला कोई अप्लाई नहीं हो रहा, कॉमन सेंस की बात है। तुम्हें डेंसिटी गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे। अच्छा ये देखो, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट है तो डेंसिटी गिवन है, ये क्या है? ये मास गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जरा वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करके बताओ। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट? निकालिए, डेंसिटी इज गिवन, वेट इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट निकालिए। दूसरा पॉइंट है, आपको क्या गिवन है? आपको एज लेंथ गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी तो निकाल सकते हैं, जो कितना होता है, ए क्यूब होता है ना? जरा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी बताइए। मास बाय डेंसिटी, मास कितना है? 208 ग्राम, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है? 7.2 ग्राम पर सीसी। जरा वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट निकालो, कितना वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट हो रहा है, जरा ट्राई करो, बताओ। वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट कितना है? वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट आया 28.8 ग्राम से ग्राम एलिमिनेट हो गया, तो दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। तो ये टोटल वॉल्यूम है एलिमेंट का, ठीक है, कि जितने वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं उनका टोटल वॉल्यूम। आयुष ने आंसर बता दिया शायद, 28.8, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब ए का क्यूब निकालना है आपको। ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है? 288 पिकोमीटर, मतलब इसको बेटा सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। अब मेरे को ये बताओ, एक पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। एक पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताओ? अच्छा, एक पिकोमीटर में, पहले मीटर बता दो चलो। एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 होते हैं, ये पता है सबको? पिकोमीटर पता है सबको? थम्स अप कर दो यार। अब डोंट से मुझे कोक पसंद है।
हाँ तो -12। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके। तो 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। 1 पिकोमीटर में मैंने सेंटीमीटर्स निकाल लिए, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी 288 पिकोमीटर्स इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब करना है। इससे जो आंसर आएगा हमारा किस में आएगा, आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। कितना आंसर आएगा जरा कैलकुलेट करके बताओ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। 288 सॉल्व करते रहो बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। जेई लेवल को मैंने, जेई एडवांस को थोड़ा सा, जेई मेंस प्लस को टच करने की कोशिश की है, तो प्लीज कीप ऑन सॉल्विंग ऑल दिस स्टफ। तो ये आएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻, 10⁻7 आएगा ये, और 10⁻⁻30 इज ऑलरेडी देयर। आयुष क्या आपने ऐसे ही सॉल्व किया जो मैं आपको बता रहा हूँ, हैव यू सॉल्व्ड लाइक दिस ओनली। आयुष ने जो आंसर निकाला है, क्या आपने ऐसे ही निकाला आयुष। ना तो इसको लिख सकते हो क्या, दिस विल बी 2.3 इंटू 10⁻⁻, कितना आएगा, -23 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई हमने दो चीजें निकालनी बेटा, क्या, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, है ना। ये टोटल एलिमेंट है, उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। तो इस टोटल एलिमेंट में हम नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, जरा ये बताओ। है ना, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, हमें टोटल वॉल्यूम पता है, तो क्या हम ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। ये टोटल वॉल्यूम है बेटा हमारे पास, टोटल वॉल्यूम। ये टोटल वॉल्यूम है, और ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, तो दोनों को डिवाइड करके हम नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं कि नहीं, कि टोटल वॉल्यूम में से एक यूनिट सेल का वॉल्यूम हमें पता है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल विल बी, टोटल number of unit cell will be total volume divided by volume of unit cell। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, 28.8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 2.3 इंटू 10⁻⁻23। अरे सिंपल सी बात है रे, अगर पूरे रूम का वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब है, 1000 मीटर क्यूब में से एक पेंसिल का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी आ सकती है यूनिट सेल में, ये पता लग सकता है कि नहीं लग सकता, ये बताओ। वही मैंने किया कि टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया, है ना। तो देखो कितना आंसर आ रहा है, जरा सॉल्व करो इसे। 28.8 डिवाइडेड बाय 28.8 डिवाइडेड बाय 2.3, ये आएगा 12.52 इंटू 10⁻23, और यू कैन से इट एज 1.2 इंटू 10⁻24। ये आ गया क्या, ये नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गए आपके। अरे क्या आ गई, ये नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गए, है ना। अब जरा ये बताओ,
एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं हमने निकाला, देखो 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 देखो, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं एक यूनिट सेल में। ऐसे इतने यूनिट सेल में कितने एटम्स हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी दिस नंबर इंटू टू। तो आंसर कितना आएगा, 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 इज द आवर फाइनल आंसर। आई गेस आयुष ने यही आंसर दिया था, लेट मी चेक। 2.48 इंटू 10 टू द पावर 24। हाँ आयुष, यू गॉट द आंसर इज करेक्ट, आयुष का आंसर ठीक है। जरा ये बताओ क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या था, पहले मैंने टोटल वॉल्यूम निकाला, टोटल वॉल्यूम के लिए मुझे मास और डेंसिटी गिवन थी, तो टोटल वॉल्यूम निकाल लिया। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने के लिए उसने यूनिट सेल का साइड दिया हुआ था, तो उससे यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाले, तो मैंने टोटल वॉल्यूम निकाला और यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला। हाँ फिर से बता रहा हूँ बेटा, क्या टोटल वॉल्यूम निकाला मैंने, टोटल वॉल्यूम का मतलब, टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तेरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, क्वेश्चन में आपको उसका मास गिवन था, मास कितना है 208 ग्राम्स। अरे गिवन है कि नहीं मास, देखो भाई 208 ग्राम्स। अरे यार, हाँ हमको मास टोटल गिवन है 208 ग्राम्स, 208 ग्राम मास गिवन है एज वेल एज उसका डेंसिटी गिवन है। अब डेंसिटी और मास गिवन, देखो क्या निकलवाना चाहता है, अगर पूरी दुनिया में एक सवाल ऐसा आया जहाँ पे मास और डेंसिटी दोनों गिवन है एलिमेंट का, तो सीधे वो क्या निकलवाना चाहता है आपसे, वो वॉल्यूम निकलवाना चाहता है, तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया फटाक से। और उसने क्या दिया हुआ है, हमें एज लिया हुआ है किसका, क्यूब का, तो क्यूब का एज से मैंने क्या किया, मैंने क्यूब या फिर यूनिट सेल का क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। तो टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, और यहाँ पे मैंने किसका वॉल्यूम निकाल लिया, ये कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अरे है ना, टोटल वॉल्यूम में से यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लिया। तो इससे मैं क्या पता लगेगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल इन दिस टोटल वॉल्यूम। बड़ा सा रूम है, उसमें से एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं ना कि टोटल कितने यूनिट सेल इस टोटल वॉल्यूम में फिट हो सकते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड, ये मैंने कैलकुलेट किया है कितना, देखो तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इतने आ गए। जब नंबर ऑफ यूनिट सेल एक बार आ गए, तो उससे नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे। अब उसके लिए उसने लिखा हुआ है कि दिस इज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दो, तो एक यूनिट सेल में दो एटम्स, तो इतने यूनिट सेल में कितने एटम्स हो गए, तो 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 24, ये आंसर आएगा। अरे ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट ये जरूरी है करना। हम आसान चीजें करके काम शुरू हो खत्म नहीं कर सकते, है ना। प्रियांशी क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे, या फिर आप रिकॉर्डेड सेशन देखिए, बिकॉज हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर हम एक ही क्वेश्चन पे बार बार डिस्कशन करेंगे ना, प्लीज डोंट माइंड, तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर का डाउट है तो यू कैन सी द रिकॉर्डेड लेसन एक बार। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो बताओ, मैं बता सकता हूँ। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा नहीं समझा सकता, मैंने कल भी आपको बताया था। आपको दोबारा पूरा क्वेश्चन देखना है तो यू कैन सी द रिकॉर्डेड सेशन, या फिर क्लास के बाद वेट करिए। बी स्पेसिफिक टू द डाउट्स, पूरा दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आई एम सॉरी। किसी कोई स्पेसिफिक डाउट हो वो बता सकता है कि सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, पूरा एक बार बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना। एक बार अभी मैंने जस्ट बताया पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक। कोई स्पेसिफिक डाउट हो प्रियांशु, देन यू कैन आस्क। कोई स्पेसिफिक डाउट है किसी का, अगर कोई स्पेसिफिक डाउट नहीं तो जरा अगला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है प्रियांशी, आप क्लास के बाद रुक जाना, जिनको भी पर्सनल डाउट्स हैं वो क्लास के बाद रुक के कर सकते हैं। आयुष आपके भी कुछ डाउट्स थे, आप भी क्लास के बाद रुक जाइए अगर आपके भी डाउट्स। तो प्रियांशी आप वेट कर सकते हैं आफ्टर द क्लास, मैं फिर से बता दूं क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई गेस देव और अरुण को भी ये चीजें क्लियर हैं, तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये लेंदी नहीं है, दिस इज द इजी वन एक्चुअली। सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करें जरा। अरे बहुत आसान है, तो 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए इसका, प्लीज बताइए। 1 मिनट में आंसर आना चाहिए इसका।
आई हैव, वो एक पॉपअप आया है आंसर का, आई होप ये करेक्ट हो। तुम लोग धोखा बहुत जल्दी खाते हो। सबने सेम मिस्टेक कर रखी, सबने, जरा ध्यान से देखो, रिस्पेक्टिवली बताना है बेटा। टेट्राहेड्रल होल्स का नंबर डबल होता है, तो आंसर 100 200 नहीं है, आंसर इज 200 and 100। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नॉट ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सब एक जैसा मिस्टेक कैसे कर सकते हो, अंशिका, प्रियांशी, आयुष, सबने सेम मिस्टेक कर रखा है। मेरे को पता है तुम सब प्लानिंग करके आते हो कि सर को परेशान करना है मुझे यार, सब सब सब। यार गलती में भी पैटर्न हो सकता है, ये मैंने पहली बार देखा है, गलतियां तो रैंडम होती है ना, गलती में इज ऑल्सो पैटर्न। शाबाश। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोले हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स किसी के पास अगर एन है, 100 है, इनकी वैल्यू गिवन है, तो वहां पे टेट्राहेड्रल वर्ड्स का नंबर कितना होता है, टेट्राहेड्रल वर्ड इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ एन, मतलब 2 into 100, तो इसकी वैल्यू हो गई 200। एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर होता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज एन, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो उसका नंबर है 100। तो उसने पूछा है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, आखिरी में लिखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले टेट्राहेड्रल बताने, इसलिए 200 और 100 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन बी इसीलिए रखा हुआ था। आयुष समझ आया कहाँ पे गलती की आपने, आयुष यू आर डूइंग क्वाइट गुड एक्चुअली, काफी अच्छा कर रहे हो। आयुष जरा बताओ, ये समझ आया। हाँ आयुष, यू आर डूइंग ग्रेट, अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप। और क्लास में थोड़ा पहले आ जाया करो, तुम क्लास लेट ज्वाइन करते हो। कैसे मैनेज करते हो बेटा आयुष, रिकॉर्डेड सेशन देखते हो या खुद से पढ़ाई कर रहे हो, बस क्लास में थोड़ा तुम लेट आते हो ना यूजुअली, फिर भी फिर एबल टू गेटिंग द आंसर्स का मतलब या तो घर पे सेल्फ स्टडी है, वीडियोस रिकॉर्डेड देखते हो क्या। अच्छा आयुष सेल्फ स्टडी कर, सेल्फ स्टडी यू आर डूइंग गुड। तो क्लास टाइम पे आया करो ना बेटा आयुष, अगर तुम सेल्फ से इतना कर पा रहे हो अच्छा, तो फिर साथ रहेगा थोड़ा भला ही हो जाएगा, है ना। तो ट्राई करो कि टाइम से आओ, चीजें मिस ना हो, बिकॉज सेल्फ स्टडी में जितना टाइम इन्वेस्ट होगा उससे ज्यादा इजिली यहाँ पे मैं गाइड कर सकता हूँ ना। ठीक है आयुष, टू बी रेगुलर ऑन दैट टाइम। अभी तक आयुष ने काफी आंसर्स करेक्ट बताए, मैक्सिमम आंसर्स आयुष के करेक्ट है, गुड, प्राउड ऑफ यू आयुष, कीप इट अप। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व करिए जरा। यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला यूज होगा, तो मैं डेंसिटी बता देता हूँ, डेंसिटी इज जेड इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन। यहाँ पे जेड है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे एम है मोलर मास। आई होप ये सब लोग एक साथ गलत बताएं जैसे अभी तक आपने मैच किया है। ए है एच लेंथ, एन नॉट एवोगाड्रो। तो कल मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम चीजें हमने खत्म कर दी हैं।
आंसर बताइए। दो चीजों का रेशियो लेना है, भगवान तुम्हारा भला करे। आयुष का आंसर आ रहा है सी। लेट्स सी, अभी मेरे को याद नहीं है, तो बस मैंने रैंडम क्वेश्चन पिक किया था। ठीक है ठीक है, आई एम वेटिंग। जल्दी से सॉल्व करोगे और मैं 30-40 सेकंड्स और रुका हूँ, बिकॉज अगेंस्ट द क्लॉक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देव और अरुण, क्या बेटा आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो? थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है? देव और अरुण, आर यू गेटिंग दीज थिंग्स और नॉट? बिकॉज आपकी वॉइस है, आपसे बात नहीं हो पा रही है। ओके गुड, अब ये वाला क्वेश्चन फटाफट करके बताओ। अरुण, आप भी थोड़ा कम बोल रहे हो, बताओ अरुण, आर यू गेटिंग दीज थिंग्स और नॉट? ठीक है, गुड। बहुत समय लगा था, इतना समय नहीं लगना चाहिए। देखो आंसर कैसे आता है। द रेशियोज ऑफ व्हाट देयर डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी में क्या लिखा हुआ, मेटल क्रिस्टलाइजेस। एक मेटल क्रिस्टलाइज कर रहा है, मतलब मेटल का मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स रहता है बेटा, तो मॉलिक्यूलर मास में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर इज ऑल्सो फिक्स। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, हमें रो 1 बाई रो 2 की कहानी लिखनी है ना? तो रो 1 बाई रो 2 क्या होगा देखो, रो 1 बाई रो 2 मस्ट बी इक्वल टू जेड। अच्छा ये बताओ पहला वाला क्या है, पहले एफसीसी है, एफसीसी के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 इंटू 1/a³ 1 बाय ए कितना है इसके लिए? ए इज 3.5। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं, दैट विल बी मोर गुड। हाँ तो रो 1 पहले मैं लिख रहा हूँ, जेड जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स फॉर एफसीसी इज 4 इंटू मॉलिक्यूलर मास m डिवाइडेड बाय ए क्यूब मतलब 3.5 एंगस्ट्रॉम है, उसका क्यूब एज इट इज कर लो, बिकॉज ये रेशियो वाला सवाल है, 10 टू द पावर लिखने का कोई जरूरत नहीं। इंटू एन नॉट, एज इट इज रो 2 लिखो। रो 2 क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज 2 इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास m डिवाइडेड बाय उसके लिए जो यूनिट सेल लेंथ है दैट इज 3 का क्यूब इंटू एन नॉट। तो बस रो 1 और रो 2 को डिवाइड करना है, यू विल गेट द आंसर। तो रो 1 वर्सेस रो 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 3.5 क्यूब इंटू 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना आएगा? ये 2 से 2 टाइम्स गया, तो हो गया 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3.5 का होल क्यूब। अब ये वैल्यू निकालनी है, तो इस वैल्यू को निकालो, कैलकुलेट करो। 3 डिवाइडेड बाई 3.5 कितना होगा? 3 डिवाइडेड बाई 3.5 0.85 के आसपास आएगा, और 0.85 का क्यूब करना है तो ये 0.62 के आसपास आएगा। तो 2 इंटू 0.62, तो आंसर 1.25 आ रहा है। तो आंसर इज 1.259 या फिर आंसर इज 1.26। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आयुष यू गॉट द आंसर अगेन इज करेक्ट। हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आंसर 1.26 ठीक है। 3 डिवाइड बाई 3.5 तो मैं अप्रोक्सीमेटली ही लेना था बेटा, एग्जैक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अरे ठीक है, अगर कोई डाउट है तो बताइए इस क्वेश्चन में। सब लोग जरा कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया, बिकॉज दिस इज वेरी एसेंशियल। हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी तक एक कमेंट आया, आई नीड द 5 ब्लडी कमेंट्स। 5 कमेंट चाहिए, 3 लोगों ने किया है, व्हाट अबाउट 2 अदर्स? 4, व्हाट अबाउट 5th? पांचवा कौन रह गया?
ठीक है, अंशिका, अरुण, आयुष, प्रियांशी, देव, ठीक है, थैंक यू ऑल। समझ आ गए क्वेश्चन? ठीक है, गुड, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे हम।